नमस्कार, मैं कुशल आपका स्वागत करता हूं और आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है अभिषेक मणि। तो मैं पहले कुछ इनके बारे में चंद बातें बताऊंगा और उसके बाद में हम इनसे ही खुद जानेंगे कि एग्जैक्टली ये हैं क्या और किन किन एक्टिविटीज़ में ये काम करते हैं। एंड आई बिलीव ये जो एक वीडियो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशनल रहेगा, मोटिवेशनल रहेगा और बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने आसपास ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं वो सारी चीज़ें आपको ओपन होकर के खुल करके समझ में आएंगी, जिससे कि जागरूकता बढ़ेगी एंड प्रोबेबली दैट विल मोटिवेट यू टुवर्ड्स अ पर्पस। तो अभिषेक जी जो है इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर हैं फॉर यूथ फॉर वाटर प्लस कैंपेन यूनिसेफ इंडिया। ये एक यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और UNEP और UN के साथ में काम कर रहे हैं और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, जिसमें कुछ हैं COP26 एंड 27, वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड फूड फोरम। तो आइए हम एक बार वेलकम करते हैं और बहुत बहुत थैंक्स करते हैं अभिषेक जी का। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग इन। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जिस स्टेज में अभी ये हैं उसके पीछे एक बहुत लंबी एक बड़ी स्टोरी होगी और हम सब की लाइफ जो है एक स्टोरी से चल रही होती है। तो चलिए हम शुरुआत से शुरू करेंगे, जहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड, आपका जो बचपन है वो किस तरीके का था और कैसे परिवेश में आप बड़े हुए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अभिषेक मणि है। मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और वर्तमान में मैं एज अ इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर यूथ फॉर वाटर प्लस कैंपेन यूनिसेफ इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने सवाल किया कि मेरा बचपन कैसा रहा, तो काफ़ी सुखदायी रहा मेरा बचपन। माता पिता का साथ काफ़ी अच्छा रहा, कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा था और एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिला जहाँ पे मुझे सेवा भावना सिखाई गई और मुझे बचपन से ही संत निरंकारी मंडल में, संत निरंकारी मिशन में जुड़ने का मौका मिला, जहाँ पे मतलब हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड और सर्विस विथ ह्यूमिलिटी की बातें सिखाई गई कि नर सेवा नारायण पूजा। हम अगर किसी नर की सेवा करते हैं तो एज अ वर्शिप ऑफ गॉड, मतलब एज अ सर्विस ऑफ गॉड उसको हम दर्जा देते हैं। तो ऐसा मेरा एटमॉस्फेयर था कि जहाँ पे मुझे अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए जीना सिखाया गया और इसी तरीके से मेरे बचपन बीता। और मैं अपनी शुरुआती पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़ से शुरुआत की। उसके बाद मैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद मैंने यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च से वेरियस कोर्सेज किए अलग अलग सब्जेक्ट्स में, चाहे वो प्लास्टिक पोल्यूशंस में हो, चाहे वो नेचर बेस्ड सोल्यूशन में हो, चाहे वो जेंडर इक्वलिटी में हो, चाहे वो मतलब सेफ्टी एंड चाइल्ड सेफ्टी में हो। तो मैंने मतलब अपने आप को सोचा कि मतलब क्यों ना सभी लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और जो हमारे जो आम जो सभी लोग चूज करते हैं, एक होड़ होती है, एक भीड़ जो होती है वो जिस तरफ चलती है, मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ अलग करें जहाँ पे मतलब भीड़ ना हो और हम दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बनने की कोशिश करें, ताकि हमारे कर्मों से, ताकि मतलब हमारे एक्शन से लोगों को हमारी पॉजिटिविटी, जो हमारी पॉजिटिव थिंग है वो पता चले और फिर वो रिप्रेजेंट करे हमारे कल्चर को, हमारे जो संस्कार होते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कार का बहुत ही महत्व होता है और पहला संस्कार जो घर से मिलता है वही संस्कार मेरे मानने से वो आदमी के मृत्यु तक उसके साथ होता है। कुछ हमारे भावनाएं चेंज होती जाती हैं, स्वभाव चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो घर से संस्कार मिला होता है वही असली रूप में दर्शाता है कि आदमी का व्यक्तित्व कैसा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि हमने सुना कि जो बचपन का ही जीवन है वो घर से जो संस्कार मिले, साइकोलॉजी की अगर बात करें तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शुरुआती सालों में ही, यानी कि 5 से 7 साल में ही उसके सारे के सारे जो संस्कार हैं या साइकोलॉजी टर्म्स में कहें उसके जो मेंटल पैटर्न्स हैं वो सारे के सारे तैयार हो जाते हैं। तो बचपन से ही घर से जो सिखलाई मिली वो हमें समझ में आ रहा है। तो मैं आगे चल के ये पूछना चाहूँगा कि
ऐसे कुछ स्पेसिफिक कोई इंसिडेंट्स आपको याद आते हो अपनी अर्ली लाइफ स्टेजेस से, जहाँ पर आपने अपने लेवल पे मतलब एज ए चाइल्ड मे बी ह्यूमन इमोशंस को या फिर जो हमें सोसाइटी में चैलेंजेस हैं या ह्यूमन इश्यूज हैं, कुछ ऐसे एक आध इंसिडेंट्स जहाँ से आपको याद आता हो कि हाँ कि ये डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए जिस डायरेक्शन में आप बात कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सोसाइटी, तो वैसे कोई वाकया आप शेयर कर सकते हैं? जी, मैं हमेशा मतलब एक स्टोरी शेयर करता आया हूँ। जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला है वहाँ मैं एक ही स्टोरी शेयर करता आया हूँ, जिसने मतलब मेरी ज़िंदगी में एक पहल की, जहाँ से मुझे मतलब एक शुरुआत मिली कि मैं सोशल वर्क या फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम करूँ, और या तो फिर पोल्यूशन को रोकने के लिए किस तरीके से एज अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट काम करूँ। तो वो स्टोरी है, मैं बचपन से ही तीसरी कक्षा से स्काउट गाइड्स में जुड़ा था और मुझे लोगों की सेवा करना काफ़ी पसंद था, इसलिए मैंने तीसरी कक्षा से ही स्काउट से जुड़ा हुआ मेरा आगे चल के मुझे स्काउट में राज्यपाल पुरस्कार भी मिला। तो जो मेरे घटना जो घटी स्काउट्स में, मुझे रोज़ मतलब सर्विसेज सिखाई जाती थी, सोशल सर्विसेज सिखाई जाती थी। तो हमारे स्कूल के सामने एक नाला हुआ करता था और वो नाला काफ़ी मतलब उस पूरे एरिया के कचड़े को कवर करके उसको ले जाता था मेन ड्रेनेज में। और हमारी ये जो स्कूल की एरिया थी वो काफ़ी प्रतिष्ठित लोग वहाँ पे रहते थे जी। अगर हम सांसारिक रूप से देखें तो उनके पास ज्ञान था, उनके पास धन संपत्ति थी, सब कुछ था। लेकिन वो जो नाला था ना, वो नाला एक प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से एक चोक हो जाया करता था। आए दिन मतलब उसमें प्लास्टिक्स भर जाया करती थी, और जिन्हें हम अपने आप को प्रतिष्ठित और सभ्य समाज कहते हैं, वही सभ्य समाज और प्रतिष्ठित समाज के लोग वो अपने घरों का कचरा उसके सामने लाके गिरा देते थे या फिर नाले में डंप कर देते थे। इसका परिणाम ये होता था कि नाले में चोक हो जाने के कारण जो पानी होता था वो रोड के ऊपर आ जाते थे, और कभी कभी पानी ऐसा हो जाता था कि वो घुटने तक आ जाता था, क्योंकि हमारा जो वो रोड था वो काफ़ी ढलान के एरिया में था। और यही इंसिडेंट्स चलता रहा। तो एक दिन ऐसा कुछ घटना हुआ, हम स्कूल से छुट्टी होके निकले जी। और एक पहली क्लास में लड़का पढ़ने वाला उस नाले के मेन होल में गिर गया। ओके। और हमारी आंखों के सामने ये सब इंसिडेंट्स हुआ। हम लोग स्काउट्स से जुड़े थे और शुरू से ही मतलब वो भावना थी कि दूसरों को देख के हमारे अंदर के इमोशंस जाग जाते थे। हमें मतलब दूसरों के दुख को देख के हमें दुखी फील होता था, हमें सैडनेस हमारे अंदर आती थी। तो फिर हमने क्या किया कि वो लड़का वहीं पे दम तोड़ दिया और कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लिया। ना उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन ने ली, ना उसकी जिम्मेदारी पब्लिक जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसने ली। ना उसकी जिम्मेदारी, किसी ने भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, ना वहाँ रहने वालों ने उसकी जिम्मेदारी ली। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक इंसिडेंस एक अंदर से एक झकझोर दिया, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया स्काउट्स से मिलके, और फिर हमारे स्काउट्स मास्टर ने इसमें काफ़ी मतलब हमारा सहयोग किया। हमने दूसरे दिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हमारा जो नगर निगम होता है, वहाँ पे जाके हमने अर्जी दी, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर हमने मतलब खुद हाथों में फावड़े लेके वहाँ पे उतरे और सफाई, हमारा वो 2 अक्टूबर आया तो हमें एक दिन भी ऐसा मिल गया, एक मौका मिल गया कि हम एक सफाई अभियान के तहत उसको चला के हमने उसको साफ़ किया। जब हमने उसको साफ़ किया तो लोग देख के फिर उसे और लोग भी उसमें जुड़ने लगे। तो यही मेरी पहली लाइफ की शुरुआत थी, जब मैंने पोल्यूशन और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के, मुझे उस समय इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे सोशल सर्विसेज या तो कहें मानव सेवा की भावना उस समय मेरे अंदर थी, जिसे देखते हुए मैंने उस कार्य को किया। और वो कार्य करने के बाद काफ़ी सराहना मिली, जिसके कारण ये सेम स्टोरी मेरी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बुकलेट में भी छपी, और फिर मुझे टाइट टर्नर प्लास्टिक चैम्पियन चुना गया इंडिया से, और बाद में चल के वो मैं टाइट टर्नर प्लास्टिक एम्बेसडर हुआ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ऐसे कई वाकया मुझे लगता है हम सब ने देखे होंगे जहाँ पर इस तरीके के मिसहैप्स होते हैं, और क्योंकि मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, इंडिया में बहुत सारी सड़कें ऐसी होती हैं जहाँ पर इस तरीके के
जो है ब्लॉकेज होते हैं या इस तरीके के गड्ढे पाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इन सभी जगहों पर जिस तरीके से वॉलंटियरली ये एक्शन लिए गए, तो ये मच अप्रिशिएटेड है। और मुझे लगता है कि ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम किसी एक स्पेसिफिक, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो या कोई अदर NGO बॉडी हो, हमें जहाँ से संभव हो सके हेल्प लेनी चाहिए। वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड वी शुड रियली वर्क वट एवर इज पॉसिबल एज ए इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सो इट वॉज रियली इंस्पायरिंग। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और अभी एजुकेशन की तरफ चलते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि पढ़ने लिखने में आप कैसे थे और क्या इंटरेस्ट थे, क्या उस समय का एक आपका एक्सपीरियंस रहा एजुकेशन को लेकर के? मेरी शुरुआती पढ़ाई, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़ से हुई। तो मतलब मुझे बचपन में वो था कि मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ूंगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में मैंने सुना था और जितना लोगों से सीखा था कि हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और फिर एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है कि आप जो भी सपने आप देखे हों उसको आपको कंप्लीट करने का एक मौका मिलता है, एक दर्जा मिलता है वहाँ पे, कि आप उस चीज़ को, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है कि आप अगर म्यूजिक के क्षेत्र में जाना चाहते हो फिर आपको म्यूजिक की क्लासेस दी जाती हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आपको उसमें आगे बढ़ाया जाता है। और अगर आप सोशल सर्विसेज में आगे हो तो आपको सोशल सर्विसेज में उसमें मौका दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी वही शुरुआती पढ़ाई स्टार्ट हुई, कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई वहाँ पे स्टार्ट होने के बाद फिर पढ़ने में मैं अच्छा था और सभी टीचर्स का फेवरेट था। कभी भी मतलब किसी काम को ना नहीं करना, और जो भी मतलब अगर मैं अमूमन देखूँ तो मेरे पास सभी लगभग 100 से भी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स होंगे स्कूल लाइफ में। तो मतलब वो जहाँ मैं पढ़ाई में भी थोड़ा सा रुचि लेता था, वहीं साथ साथ में मैं जो हमारी क्रियाएं होती थी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती थी, CCE जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें भी मैं भाग लेता था। चाहे वो आशु भाषण प्रतियोगिता होती थी, या फिर स्लोगन राइटिंग कंपटीशन होता था, या फिर वो सिंगिंग, डांसिंग एंड ऑल्सो मतलब कुछ क्विज में मैं काफ़ी अच्छा था। मुझे क्विज करना बहुत पसंद था, जिसको देखते हुए मैंने अभी अपने जहाँ पे भी जॉब कर रहा हूँ वहाँ मैंने इंटर स्कूल क्विज ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं क्विज, मुझे बहुत पसंद आता था, चैलेंजेस को फेस करना थोड़ा अच्छा लगता था। और यही मेरे शुरुआती दिनों की पढ़ाई थी। पहले तो मतलब मन में भाव था और घर से वो एटमॉस्फियर था कि मतलब आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन एक पूरे मतलब डॉक्टर बनने का सपना था मेरे साथ 10th क्लास तक, कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन 11th क्लास में आने के बाद जब मैंने वननेस वन प्रोजेक्ट, जो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, वननेस वन के पहले जो भी मतलब वृक्षारोपण हुआ करते थे, सफाई अभियान हुआ करते थे, फिर मेरे मन में मतलब एक टर्म आया। सदगुरु बाबा जी एक दिन विचारों में अपने सब फरमा रहे थे कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग, मैंने पहली बार ग्लोबल वार्मिंग की बात सदगुरु बाबा जी के मुखारबिंदों से सुना था, किताबों में पढ़ा था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। तो जब मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा, फिर मैंने मतलब उसके बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन करना शुरू किया, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो। फिर मुझे जियोग्राफी में काफ़ी मेरा रुचि था। मैं जियोग्राफी में काफ़ी अच्छा था। मुझे मतलब अगर आपको मानसून का चक्र इंडिया में कैसे आता है, गंगा रिवर निकल के किस तरीके से, मतलब वो पूरी एक कहानियों की तरह मुझे याद था। और किस तरीके से मतलब हमारे जलवायु बदल रहे हैं, किस तरीके से ग्रह हमारे अब चक्कर लगाते हैं, जो भी अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, वो सब मुझे जियोग्राफी पढ़ने में काफ़ी मुझे रुचि होती थी। तो यही सब मेरा शुरुआती दिनों की एजुकेशन थी। और फिर मैंने उसी एजुकेशन को कंटिन्यू किया, एनवायरमेंटल साइंस को अपना एक बेस बना के। और फिर मुझे साथ जैसे चलता गया रास्ते में मुझे UNEP मिला, जिसने मुझे मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। फिर UNCCD मिला, UNHCR मिला, UN क्लाइमेट चेंज मिला। फिर ऐसे लगभग 7 या 8 UN एजेंसियों के साथ जुड़ने का मौका मिला। और यही था मेरी स्टोरी। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि मैंने अपने पैशन को, अपने जो भी मेरा सपना था 11 से, मेरा जो ये गोल था वो चेंज हो गया कि मुझे
बदलते हुए इन्वायरमेंट को चेंज करना है, बदलते हुए क्लाइमेट को चेंज करना है, क्योंकि अगर हम नहीं लेंगे, आप नहीं स्टेप लेंगे तो फिर डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, जो हमारा एक एक्टिविज्म करने का जो होता है, वो किसी के पास कोई रुचि नहीं लेना चाहता है। और तब मैंने वहाँ से क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम करना शुरू किया। रास्ते में काफ़ी मेरे मेंटोर मिले, जिन्होंने मुझे समय समय पे मुझे एक संभाला कि मतलब तुम्हारा सही ट्रैक क्या है, क्योंकि आप अगर किसी भी फील्ड में होते हो, वहाँ के दो चीज़ होते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मुझे एडवांटेज पता चला, मुझे एक सही रास्ता पता चला, और मेरे मेंटोर ने मुझे हमेशा रोकने का और एक सही पथ पे चलने का मार्ग दिखाया। वंडरफुल। सो दैट वाज अगेन समथिंग व्हिच इज इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग। स्कूल लाइफ में अगर हम देखें तो नर्सरी केजीज से ही आज के टाइम पर बच्चों पर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर वर्ड यूज़ होता है, और एक चीज़ और हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी या डिप्रेशन, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बड़ा ही कॉमन इंग्लिश वोकैबलरी में आ चुका है। शायद मैं ये समझता हूँ मेरे टाइम पर भी मैंने शायद ही कभी स्ट्रेस वर्ड यूज़ किया होगा। अपने मुझे लगता है 12th क्लास तक तो शायद मैंने कभी स्ट्रेस वर्ड नहीं यूज़ किया। कभी काम ज़्यादा है तो शायद उसको ऐसे बोल दे कि हाँ बहुत काम है, पर ऐसा स्ट्रेस मुझे आ रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं किया। क्योंकि आप इस फील्ड में काम करते हैं तो मैं इस बारे में पूछना चाहूँगा कि आप क्या चेंज देख रहे हैं मे बी लाइक थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस सो फार, कि ये जो चीज़ें आ रही हैं इसका क्या कारण हो सकते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जैसे कि मैं जिस एरिया में काम करता हूँ, बेसिकली जलवायु परिवर्तन या फिर क्लाइमेट चेंज, अगर हम उसको टर्मिनोलॉजी को देखें, जलवायु दो शब्दों से मिलके बना है, एक जल और एक वायु। जब जल और वायु में परिवर्तन हो रहा है तब हम उसे पूरा बोल रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन। जल हमारे जीवन की हम जल को बोलते हैं कि लाइफ लाइन, और वायु दोनों हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। और अभी के करंट सिचुएशन में दोनों ही दूषित हो रहे हैं, और दोनों ही इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि कई स्थानों पे दोनों को विलुप्त होते भी देखा जा रहा है जी। तो एक गहन और एक मतलब एक ज़रूरी मुद्दा है जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, जिस पे हम कभी गौर नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ये अनलिमिटेड हम जो हमें मतलब ये सृष्टि ने दिया है, अनलिमिटेड वाटर एंड अनलिमिटेड एयर, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए हमेशा ही रहेगी। लेकिन अगर हम पिछले कई शताब्दियों या फिर पिछले की कई सदियों को देखें तो किस तरीके से वो डायनासोर जो हमसे काफ़ी बड़े थे, जो हमसे काफ़ी हज़ारों लाखों वर्ष पहले आए, उनको भी इस पृथ्वी से मतलब जलवायु परिवर्तन की ही वजह से जाना पड़ा। जी, चाहे वो ड्यू टू राइज ऑफ हाई टेम्परेचर, ड्यू टू राइज ऑफ हाई सी लेवल, वो एस्टेरॉइड की गिरने से, वो कोई भी कारण रहा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वो थ्योरी आती है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। जी जी। तो वही करंट सिचुएशन अभी इंडिया में भी या फिर हम वर्ल्ड में भी कहें तो चल रही है। हम चाहे वो बोलें ग्लोबल वार्मिंग, अभी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने जब G20 में अपना भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि इट्स ग्लोबल वार्मिंग, इट्स ग्लोबल बॉइलिंग, नॉट वार्मिंग। मतलब कि वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना और बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना। तो अभी जो हमारी करंट सिचुएशन है कि हम उबल रहे हैं। आप अगर अपने आम के दिनों में देखें तो मतलब किस तरीके से जो ये टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। जहाँ पे सर्दी का मौसम होना चाहिए वहाँ पे लेट सर्दियाँ आ रही हैं। जो हमारे एल नीना जो हमारा एक पैटर्न है हवाओं का, जो पेरू से हवाएं चलती हैं ऑस्ट्रेलिया से होते हुए किस तरीके से मेडागास्कर और फिर अरावली पर्वत और फिर वो चाहे अनामुडाई, जिसको भी मतलब हम मानसून जिसको बोलते हैं, वो किस तरीके से डिस्टर्ब होके वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा में काफ़ी लेट हो रहा है। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो हिमाचल प्रदेश का ले सकते हैं कि जहाँ पे वर्षा निम्न होनी चाहिए वहाँ पे इतनी वर्षा हो गई कि अब की बार वहाँ पे एक भीषण
बाढ़ का हमने सामना किया, वो असम हो, वो बंगाल हो, चाहे वो मतलब उत्तराखंड हो। हम देख रहे हैं कि आए दिनों हम बाढ़ और का सामना कर रहे हैं। मैं जिस स्टेट में काम करता हूँ उड़ीसा, वो साइक्लोन के लिए जाना जाता है। जी जी। वहाँ के लोग साइक्लोन के आदी हो चुके हैं, लेकिन इतने भी आदी नहीं हुए हैं कि हर महीने ही साइक्लोन को फेस करें। उड़ीसा में छोटे बड़े साइक्लोन अब आम हो गए हैं। पिछले बीते 6 सालों में बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंसी जो साइक्लोन की होती है बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी है। साइक्लोन का आना आम बात हो गई है। क्यों आना हो गई है? क्योंकि मतलब जो हवाओं का पैटर्न है, जिसे हम वायु बोलते हैं, वो बढ़ गई है, वो डिस्टर्ब हो गई है। वो अपने जो मूल उसकी जो रास्ते थे, मूल जो उसका पैटर्न था, उससे वो चेंज हो चुका है। चाहे जिसको हम अगर कारण दे तो पोल्यूशन दे सकते हैं, जिसको कारण दे तो जिस तरीके से ये जो हमारा मानव सभ्यता है, ये जो माइनिंग को कंटिन्यूअस कर रहा है, ये चाहे मतलब इन जो नेचुरल रिसोर्सेस है इनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, इनको मतलब बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कारण है। हम अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से, जीवन के छोटे छोटे चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो हमारे शहर में पहले गर्मी कितनी थी, अभी कितनी गर्मी है। हमारे शहर में बारिश कब होती थी, अभी क्या स्थिति है। हमारे शहर में फसल कितनी होती थी। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, एज पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अगर आप देखें तो 6% ऑफ ग्लोबल राइस के उत्पादन में हमने कमी पाई है। कि 6% हमने चावल के उत्पादन में कमी पाई है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये सब अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करें, हमें स्किन डिजीजेज हो रही हैं। स्किन डिजीजेज पहले के लोगों को नहीं होती थी, अब स्किन कैंसर्स के फ्रिक्वेंसी बढ़ रही हैं, मरीज बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ओजोन लेयर की परत जो है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। क्यों हो रही है? तो अगर हम साइंस के टर्म को देखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम बोलते हैं, CFC गैसेस जो हैं, चाहे हम जिस अत्यधिक रूप से अगर हम AC यूज कर रहे हैं, अत्यधिक रूप से अगर हम ये जो हमारे फ्यूल्स हैं वो यूज कर रहे हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ावा दे रहा है। चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो ग्रुप लेवल पे हो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, कंट्री लेवल पे हो, वर्ल्ड लेवल पे हो, हम इस नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और यूनाइटेड नेशन के हिसाब से हमें एक छोटी सी लाइन कही जाती है कि देयर इज़ नो प्लैनेट बी, कि मतलब अब दूसरा ग्रह हमारे पास नहीं है। हम अभी अनुमान लगा रहे हैं कि मंगल पे पानी होगा, हम अनुमान लगा रहे हैं कि चंद्रमा पे जीवन होगा, लेकिन अगर जहाँ पे हम रह रहे हैं हम उसको क्यों नहीं बचा रहे हैं? राइट। तो मेरा मानना है कि अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा, हमें उसे मानना पड़ेगा, और हमें अपने आप को गिल्टी फील करना पड़ेगा कि हम ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर हम चाहे माइथोलॉजिकल हिसाब से या फिर चाहे हम उसको धर्म के रूप से देखें तो हम मानते हैं कि भगवान होता है। साइंस के हिसाब से देखें तो वो भगवान नहीं होता है, वो प्रमाण करते हैं। लेकिन अगर हम माइथोलॉजिकल हिसाब से देखें तो भगवान होते हैं। अगर हम भगवान की दृष्टि से देखें तो भगवान ने ये सृष्टि बनाई, एक सुंदर सृष्टि। एक बाप जो होता है अपने बेटे को पूरी प्रॉपर्टी देता है, फिर बेटे का कर्तव्य बनता है कि किस तरीके से उस प्रॉपर्टी का देखरेख करता है, उसमें विकास करता है। जी। जिसको हम अगर यूनाइटेड नेशन के हिसाब से देखें तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बातें आती हैं। जो ये हमारी ये SDG सर्कल है जिसमें 17 गोल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर। मतलब हमें जो 17 गोल्स हैं इस पे यूनाइटेड नेशंस काम कर रहे हैं और पूरे देश काम कर रहे हैं इसको अचीव करने में। क्यों अचीव करने में? क्योंकि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ये पूरा डिस्टर्ब हो गया है। सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्वायरमेंट का सेक्टर नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रेन्स कम हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लीन वाटर सैनिटेशन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डैमेज हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से मतलब पूरी चीज़ को अगर हम इंटरलिंक करें तो सारी चीज़ क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है। जी। तो हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं।
और हम ही इसको रोक सकते हैं। एक लाइन अक्सर दास मतलब कहता है कि ये जो हमारी पीढ़ी है ये आखिरी और पहली पीढ़ी है। पहली पीढ़ी है जो क्लाइमेट चेंज को फेस कर रही है और आखिरी पीढ़ी है जो क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ कर सकती है। जी, वंडरफुल। सो आई थिंक यहाँ से एक चीज़ हमने देखी कि कुछ चीज़ें अगर मुझे मिल रही हैं तो मैं उसे जितना मर्जी उतना इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बगैर सोचे हुए कि आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उस पर उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके साथ ही आज हम बहुत सारी चीज़ों के लिए अपनी प्रीवियस जनरेशन को दोष देते हैं, हम उन्हें ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो मुझे बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि अगर हम अपनी प्रीवियस जनरेशन्स पर कुछ चीज़ों का इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई उनकी वजह से ये चीज़ें आज हमें नहीं मिल रही हैं, तो हमें बिल्कुल जागरूक होना चाहिए और बिल्कुल ज़िम्मेदार बनना चाहिए कि हम और हमारे आने वाली जनरेशन जो है भले ही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के उन्हें वो बेसिकली आगे आके ये ना कहें कि हम कुछ चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार थे, हालांकि हम कुछ चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए ज़िम्मेदार बने। ये हम बेशक ज़रूर उनसे सुनना चाहेंगे। अभी आपने कहते कहते एक शब्द का इस्तेमाल किया कि दास ये कहना चाहेगा, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि व्हाट इज़ दिस पर्टिकुलर वर्ड दास। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं संत निरंकारी मिशन का अनुयायी हूँ या फिर डिसिपल हूँ, और बचपन से ही आपने एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जहाँ पे मुझे मतलब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में, करंट जो सदगुरु थे संत निरंकारी मिशन के, उनके चरणों में जुड़ने का मौका मिला, जहाँ पे मतलब हमें एक भावना सिखाई जाती है कि आप कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। और हमारे अंदर एक दास भावना लाई जाती है दूसरों के प्रति। अगर हम मतलब दो भाई हैं, दोनों अपने में लड़ाई करते हैं, अगर कोई झुकता नहीं है तो दोनों का नुकसान होता है। चाहे वो लड़ाइयाँ, चाहे वो फिर काफ़ी कुछ हो जाते हैं, मर्डर्स हो जाते हैं। हम देखते हैं अपने आम जीवन में कि एक छोटी सी ज़मीन के लिए मतलब लड़ाई हो जाती है। तो उसी चीज़ को हमें सिखाया जाता है, हमें हमारे सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि दास बन के रहना है। हम जो ये निराकार प्रभु परमात्मा है, ये इसके दास हैं। सभी मतलब जो हमारी पूरी सृष्टि है इसके दास हैं। तो ये जो दास का मतलब होता है, अगर हम उसे टर्म के हिसाब से देखें तो दास का मतलब सर्वेंट होता है। लेकिन सर्वेंट के अंदर एक भावना होती है कि ये जो वस्तुएं हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्स हैं, ये जो पेड़ हैं, ये जो पौधे हैं, ये जो पानी है, ये जो हवा है, दास क्या करता है, घर में रहता है, सफाई करता है, खाना बनाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो किसी चीज़ों को अपना नहीं समझता है। वो उसे मालिक का समझ के उसे यूज करता है, और उसके मन में ये रहता है कि ये चीज़ें मुझसे बिलोंग नहीं करती हैं, ये मेरे मालिक से बिलोंग करती हैं। और वो फिर सिंसियर होता है और अवेयर होता है कि वो चीज़ों का नुकसान भी ना हो। तो ये जो दास वर्ड है, ये इसे हम अगर अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में अगर इंक्लूड करें कि ये जो पेड़ है ये हमारा नहीं है, ये मालिक का है, यानी कि ये प्रभु परमात्मा या फिर ये नेचर की दी हुई चीज़ें हैं, प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं, तो हम इनका रख रखाव ऐसे करें कि ये हमारी चीज़ें नहीं, ये किसी की चीज़ें हैं और हम इसके सर्वेंट हैं। ये हमें सिर्फ यूज करने के लिए मिली हैं, हमें इन्हें जैसे का तैसा ही रखना है और इसकी हमें देखभाल करनी है। तो दास के मेरे हिसाब से मतलब दास का मीनिंग ये होता है कि जो भी आज्ञा है उसको अपने जीवन में उतारते जाएं। जो भी मतलब हमारे सद्गुरु हों, चाहे फिर हमारे मेंटोर हों, चाहे हमारे सारे टीचर्स हों, उसको हम बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिना किसी क्वेश्चन के हम उसे अपने जीवन में करके और एक दास भावना लाएं अपने अंदर। अगर हम अपने अंतर्मन से मान लेंगे कि हमें इस पृथ्वी को बचाना है, तो ही हम मतलब एक एक्टिविज़म, एक मतलब हम स्टेप ले सकते हैं इस पृथ्वी को बचाने के लिए। और चाहे वो किसी काम को करने के लिए हमें अपने अंदर वो झुकाव और एक दास भावना रखनी पड़ेगी, ताकि मतलब हम दूसरों को एक सम्मान दे पाएँ। जब हम दूसरों को सम्मान देंगे तो वो फिर सम्मान हमें भी इक्वल मिलेगा। चाहे वो आप किसी के भी थ्योरम्स ले लें, वो चाहे हम बड़े साइंटिस्ट के देख लें कि मतलब जैसा हम करते हैं वैसा हमें वापस मिलता है। तो सेम चीज़ वही होती है कि हम न्यूटन के हमारे जो लॉ हैं वो हमारे जीवन में अप्लाई होते हैं। हमें पूछा जाता है कि मतलब न्यूटन के लॉ अगर आप पढ़ लिए तो अप्लाई कहाँ करें।
बच्चे सवाल करते हैं कि हमें क्यों पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर हम उसे गौर करें तो वो हमारे सोशल बिहेवियर से काफ़ी मैच करता है। वो पार्टिकल या मैटर पे ही नहीं डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर हम दूसरों को जिस तरीके से सम्मान देंगे, एक दास भावना रखेंगे, दूसरा भी हमारे प्रति वैसी ही भावना रखेगा। अगर वो हम एग्जाम्पल सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज वो समय समय पे एग्जाम्पल देते थे कि मतलब एक नदी होता है, उस पर वो एक लकड़ी का तना पड़ा होता है, दो बकरियां आती हैं, दोनों पहली बकरियां जो दो आती हैं वो लड़ जाती हैं और दोनों गिर जाती हैं। दोनों के अंदर दास भावना नहीं होती, वो सोचती हैं कि मैं पहले क्रॉस करूं, वो सोचती है मैं पहले क्रॉस करूं। दूसरी बकरियां आती हैं, वो भी लड़के गिर जाती हैं। तीसरी बकरियां जो आती हैं उनके अंदर एक दास भावना होती है, एक कहती है कि रुको, मैं झुक के बैठ जाती हूँ उस पर, तुम मेरे सर से पैर रख के पीछे चले जाओ, फिर मैं चली जाऊँगी, क्रॉस कर लूँगी। तो मतलब वही कि दूसरों को एक मौका देना, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, मेरी समझ से यही होती है। चलिए, तो अब हम कुछ मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। और सबसे पहले मैं जो क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनके बारे में पूछना चाहूँगा कि कुछ आप हाईलाइट दीजिए। मुझे लगता है कि जो हमारी जनरेशन है या हमसे और छोटे बच्चे हैं तो काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो मैं कुछ मुद्दों को जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपकी रिसर्च, आपकी ऑब्जर्वेशन चल रही है, उनको समझना चाहूँगा, फिर हम विस्तृत रूप में समझेंगे आगे। अभी का अगर हम देखें तो मतलब सबसे अहम मुद्दा है कि किस तरीके से ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हमारा वैश्विक तापमान है बढ़ रहा है, चाहे उसे हम पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस एक आंकड़ा तय किया गया था कि अगर हम इतने दिनों में, आने वाले समय में अगर हम इस चीज़ को नहीं रोकते हैं, अपने इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक कंट्रोल नहीं करते हैं, तो फिर हम ऐसी चीज़ों को फेस करेंगे। हमारे जो तटीय इलाके हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, वो डूब जाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि मतलब ड्यू टू हाई टेम्परेचर हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो किस तरीके से पिघलते जाते हैं और जो हमारा सी लेवल होता है वो रेज होता है। चाहे वो एग्जांपल ले ले आप चेन्नई का, चाहे वो एग्जांपल ले ले मुंबई का, आप ऑब्जर्व करेंगे या फिर आप गवर्नमेंट्स की या फिर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के रिसर्च को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वो जो सी लेवल है वो धीरे धीरे पिछले दिनों की अपेक्षा अभी काफ़ी हाई हो चुका है। तो जो हमारे लिए एक रेड अलर्ट है, एक खतरे की घंटी है कि किस तरीके से हम जो ये तटीय इलाके हैं उसको हम किस तरीके से कंजर्व करें, किस तरीके से ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको रोकें, और ये जो युवा है वो किस तरीके से मतलब इस चीज़ को रोक सकता है। और प्रॉब्लम्स है, फॉरेस्ट फायर बहुत ही मतलब अहम मुद्दा है। फॉरेस्ट फायर वो नेचुरल हो सकता है, मैनमेड हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, लेकिन फॉरेस्ट फायर को रोकना एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे लिए एक नई चीज़ है फॉरेस्ट फायर। हम जब फॉरेस्ट फायर की बात आती है या फिर हमें पढ़ाया जाता है तो यही बताया जाता है कि अमेज़न के जंगलों में फॉरेस्ट फायर होता है, यूएस के जंगलों में फॉरेस्ट फायर होता है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में फॉरेस्ट फायर होता है, लेकिन कभी हमें ये नहीं बताया जाता कि हमारे उड़ीसा के जंगलों में भी फॉरेस्ट फायर होता है। कभी हमें ये नहीं बताया जाता कि जो हमारा बस्तर का रेंज है फॉरेस्ट का, उसमें भी फॉरेस्ट फायर होता है। वो नेचुरल फॉरेस्ट फायर भी यहाँ पे होते हैं। और हमारे पास तीसरा जो चैलेंजेज है कि दिन प्रतिदिन इंडिया की जो जनसंख्या है वो बढ़ते जा रही है। कहीं हम मतलब शीर्ष लेवल पे, बहुत ही आगे लेवल पे हैं, हम जनसंख्या को हमने मतलब सभी को पछाड़ दिया है। और तो हम जनसंख्या के लेवल में तो आगे आ चुके हैं, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो चाहे वाटर को लेके हो, चाहे वो क्लीन वाटर सैनिटेशन को लेके हो, तो किस तरीके से हम उसको फुलफिल करेंगे, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक टर्म अभी नया आ रहा है, क्लाइमेट एंजाइटी। आपने एंजाइटी की बात की थी जी। लेकिन एक टर्म अभी आ रहा है क्लाइमेट एंजाइटी। मतलब ये जो क्लाइमेट स्ट्रेस हो रहा है लोगों के ऊपर, जलवायु के बदलते हुए लोगों के मतलब चिड़चिड़ापन आ रहा है लोगों के अंदर, लोग मेंटली परेशान हो रहे हैं क्लाइमेट को लेके कि ये बदल क्यों रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप एक किसान का एग्जाम्पल लें कि अगर उसकी फसल अगर अच्छी नहीं होती है तो महाराष्ट्र की स्थिति आप देख ले तो वो आत्महत्या कर लेता है। जी। तो वो कहीं ना कहीं से अगर हम उसको इंटरलिंक करें तो वो क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो वो क्लाइमेट एंजाइटी हो गई, वो चाहे आपका एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन के प्रोसेस हो गए, चाहे फिर आपके वो मतलब कितने भी जो भी टर्म हम यूज कर लें क्लाइमेट चेंज में, वो कम है। जो हमारी करंट में सिचुएशन है,
ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन। तो मैं चाहूँगा कि वो इंडिविजुअल, अगर हम छोटा छोटा स्टेप लेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ की शुरुआत की, तो मिशन लाइफ का फुल फॉर्म ही रखा कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मतलब हम अपने लाइफ को ऐसे जिए जो इन्वायरमेंट के लिए हो, इन्वायरमेंट के साथ हो, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए हो। छोटा सा एग्जाम्पल, बैग लेके हम प्लास्टिक बैग को अवॉइड करें, छोटा सा हाथ में थैला लेके जाएं। हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब फ्लाइट में उड़ना बंद कर दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप गाड़ी कार खरीदना बंद करिए, लेकिन अगर आपके घर की रिक्वायरमेंट एक कार की है तो आप एक ही कार को यूज करें। आपके घर की रिक्वायरमेंट, जहाँ आप पैदल जा सकते हैं वहाँ आप पैदल जाते हैं, जहाँ आप साइकिल से जा सकते हैं साइकिलिंग को भी प्रमोट करें। यहाँ तक कि हमारे यूनाइटेड नेशन में वर्ल्ड बाईसाइकिल डे भी मनाया जाता है। ओके। जहाँ पे मतलब हमें प्रमोट किया जाता है कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें, हम साइकिल चलाना सीखें। हमारे, अगर हम इंडिया में ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे कल्चर के मामले में हम बहुत आगे हैं, हम ट्रेडिशनल चीज़ों को यूज आज भी करते हैं। हम ट्राइबल्स लोगों से सीख सकते हैं कि किस तरीके से परंपरागत चीज़ों को यूज करते हुए हम इस एटमॉस्फेयर को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ें हैं कि जो भी एक मुद्दा है जलवायु परिवर्तन का अहम है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करें और हम मानना सीखें कि गलती हमारी है। हम उसमें दलील देना बंद करें कि ये दूसरों की गलतियां हैं। हम उसे थोपना बंद करें कि पृथ्वी का जो हमारा एक्सिस है वो किस तरीके से मुड़ रहा है। पृथ्वी तो कभी अपने एक्सिस को खुद नहीं मुड़ा रही है ना। हम ही पृथ्वी पर परमाणु बम का उपयोग कर रहे हैं, हम ही पृथ्वी को खंगाल दे रहे हैं, हम ही पृथ्वी के ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या जरूरत है? हमारी लाइफ तो वैसे भी अच्छी चल रही है। हमारे कुछ युद्ध हैं जो लगातार कई सालों से लगातार हो रहे हैं, तो ये सब का असर किस पे पड़ेगा? हम मानव ही मतलब सबसे अपने आप को बुद्धिमान बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं मानव ही सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि कभी मतलब शेर जंगल से बाहर नहीं आता, हम ही जंगल में जाते हैं शेर को बाहर लाने। तो मेरा मानना है कि हमारे पास पहला चैलेंज है कि हम अपने आप को सुधारें कैसे। हम इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में हम काम करने के लिए अपने आप को एक मतलब उस एटमॉस्फेयर में ढालें और काम करने की कोशिश करें। बाकी उसके आगे अगर हम साइंस के हिसाब से देखो तो ग्लोबल वार्मिंग है ही हमारे सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा जी। हमारे सामने एक टेम्परेचर एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। वाटर स्कैर्सिटी जी जी, वाटर में फ्लोराइड का बढ़ना, वाटर में कंटामिनेशन का बढ़ना, वाटर में मतलब तरह तरह की मछलियों का मर जाना। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है कि लाइफ बिलो वाटर, सब एक समान है, वो मछली है या फिर हमारा जो इकोसिस्टम बना हुआ है बायोडाइवर्सिटी, उसमें सब सेम रोल प्ले करते हैं। राइट। अगर हम देखें तो एक मच्छर अगर बायोडाइवर्सिटी से चला जाए, इकोसिस्टम से बाहर हो जाए, मर जाए, तो सोचिए ना वो पूरा बायोडाइवर्सिटी ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ट्रू। चाहे वो लार्वा देखें, चाहे वो मतलब हम पूरा प्रोसेस को देखें, वो पूरा प्रोसेस ही डिस्टर्ब हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि फिर ह्यूमन भी इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा। सो आई थिंक बचपन से ही, स्कूल डेज से ही हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और बहुत बार ये बस किताबों तक ही और उस लिमिटेड टाइम तक ये कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। जैसे ही एक अपनी लाइफ को शुरू करते हैं तो उस समय पर इन सब चीज़ों को भूल करके बस एक अपनी लाइफस्टाइल और अपनी सुख सुविधाओं को ही देखना, उसको ही प्रायोरिटी दी जाती है। और जो एक बहुत बड़ा पॉइंट कि इग्नोर करके और जिम्मेदारी को एक्सेप्ट ना करते हुए बस अपनी ही ज़िंदगी को जीते चले जाना, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑल्सो, एंड most of us today also are repeating the same thing. तो I think as a summary ये शायद पहला स्टेप होगा कि हम रियलाइज़ करें और इस जिम्मेदारी को लें और ये एहसास करें कि एज अ ह्यूमन, एज अ होल ह्यूमन काइंड
हम ही जिम्मेदार हैं जो चीज़ें हुई और जो हो रही हैं आज, एंड वहाँ से फिर शुरुआत करें कि किस तरीके से एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कैसे बना सकते हैं. सो दैट वाज रियली आई ओपनिंग कि हमें इस डायरेक्शन में जाना होगा. अब इसके आगे चलते आई वुड लाइक टू आस्क कि जो लिसनर्स हैं, खासकर मैं फोकस करूंगा कि जो बच्चे हैं और जो यूथ हैं, बिकॉज़ जो चेंज लाना है हम बहुत ही आसानी से हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि हम उस चेंज को समझ सकते हैं, उस चेंज को ला सकते हैं. तो कुछ ऐसे तरीके बताइए कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो ऐसी कौन सी छोटी छोटी, आपने कुछ अभी जिक्र भी किया, मैं और भी कुछ इसमें हाईलाइट लाना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें अडेप्ट करना स्टार्ट करें, अपनाना स्टार्ट करें कि जिससे चेंज आ सके और एक इम्पैक्ट आ सके फॉर अ लॉन्गर रन. तो जैसे मैंने पिछले भी जिक्र किया था कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन लाइफ की शुरुआत की जी. और उसी को अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन काफ़ी दिनों से बिहेवियर चेंज और ये जो छोटे छोटे चेंज होते हैं, छोटे स्टेप्स, तो हमारा एक स्लोगन है, एवरी काउंट मैटर्स, जी. कि मतलब हर एक स्टेप होता है ना, वो मैटर करता है. चाहे वो मतलब हम अब लाइफ स्टाइल को देखें तो एज पर मिशन लाइफ 7 स्टेप हैं जिससे आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. प्लास्टिक के यूजेस को कम करना, चाहे वो आप दुकानदार के पास जाएं तो उससे आप अपने घर से खुद थैले लेके जाएं. दूसरा है कि आप वृक्ष लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत होता है वृक्ष. हम कब तक कोविड के समय हमें ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस पता चल गई है कि कितनी ऑक्सीजन की महत्ता होती है हमारे ज़िंदगी में, कितना महत्व है हमारे ज़िंदगी में ऑक्सीजन का, वो हमें कोविड ने समझा दिया है. और अगर हम पेड़ लगाएं, तीसरा होता है हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को अडॉप्ट करें. चौथा है हमारा कि मतलब हम सस्टेनेबल क्लॉथ को अडॉप्ट करें. ओके. क्लॉथ एक अलग टर्म है. लोग पेड़ लगा लेते हैं जी. लोग पौधे लगा लेते हैं, सफाई अभियान कर लेते हैं, लेकिन सस्टेनेबल क्लॉथ एक अलग टर्म है कि किस तरीके से हम लोगों के अंदर ये आती है क्वेश्चन कि क्लॉथ से हम कैसे मतलब क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं. तो अगर आपको पता होगा कि मतलब जीन्स हमारी होती है जिसको धुलने में नियर अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर लगते हैं अगर हम देखें तो. अगर जीन्स हो गई, कुछ हमारे ऐसे कपड़े हैं जो उसको हम रिप्लेस करके हम इंडियन ट्रेडिशनल क्लॉथ को अडॉप्ट कर सकते हैं. तो हम मतलब पिछले अपने जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज हैं उनको हम एक्सेप्ट करें और हम अपने क्लॉथिंग जो हमारी ये जो क्लॉथ है, परिधान है, इसको हम धीरे धीरे चेंज करें, अटायर को चेंज करें. 5वां है सस्टेनेबल फूड सिस्टम. ओके. जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ सस्टेनेबल फूड सिस्टम से और मैं काम कर रहा हूँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी. ओके. जो हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, उसके हिसाब से हम ये जो मीट के प्रोडक्ट होते हैं, ये जो ह्यूमन और जो एनिमल फ्लैशेस होते हैं, वो मीट होती है या फिर वो एनिमल डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उसमें हम कमी लाएं. बंद करना किसी चीज को आसान नहीं है. हम अचानक से किसी चीज को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम में रोल प्ले करता है. राइट. हम किसी चीज को अचानक से रोक नहीं सकते हैं. गाड़ी को अचानक से ब्रेक देने पे गाड़ी पलट जाती है जी. हम उसे धीरे धीरे से रोक सकते हैं. हम उन्हें कमी लाएं. हमें अगर 1 किलो की जरूरत हो तो हम आधे किलो में अगर काम चलता हो तो हम उसको ही अडॉप्ट करें. हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल को खाएं. क्योंकि प्लांट्स अगर हम देखें तो एज पर एक मूवी है जो वीगन फूड के ऊपर बनी है. उसमें कहा गया है कि मतलब थ्योरी के हिसाब से जो ये प्लांट होते हैं इनमें भी जान होती है जी. तो अगर हम वीगन लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं तो फिर हम प्लांट क्यों खाते हैं? उसमें भी जान होती है जी. तो उसको क्लियर करते हुए आगे बताया गया है कि मतलब प्लांट जो है वो इजिली अवेलेबल है हमारे जिंदगी में. हम उसके पौधे लगा सकते हैं, हम प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे जानवर हैं इनको हम अपने आवश्यकता से अधिक, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए यूज कर रहे हो, चाहे वो मतलब अपने
किसी चीज़ की खाल बनाने, उनकी खाल से कोई चीज़ तैयार करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अल्टरनेटिव्स खोजने पड़ेंगे। मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आप बकरे का मीट खाते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, लेकिन आप देखें ना, मतलब कि अगर हम उसको रोक के सोया का मीट खा सकते हैं। एक नया टर्म है, मैंने उसको यूज किया है और मैंने खाया है, सोयाबीन से बना हुआ मीट। ओके। इसको हम मॉक मीट भी नाम देते हैं। ओके। वो इंडिया में इजली अवेलेबल है अभी करंटली। अगर हम अपना टेस्ट बोलते हैं ना कि अगर हम टेस्ट अपना खराब नहीं करना चाहते, हमें मीट बहुत पसंद है, हम उसको टेस्ट ना खराब करें, हम उसकी जगह रिप्लेसमेंट या अल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास करें। राइट। और इससे हम मोर कार्बन फुटप्रिंट को 70% कार्बन फुटप्रिंट जो हो रहा है वो एग्रीकल्चर और फूड से ही आ रहा है। ओके। तो हम धीरे धीरे इसको भी बंद कर सकते हैं। कार्बन, ये जो टर्म है, मैं एक बार, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स इसको जानते नहीं होंगे, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो कार्बन फुटप्रिंट होता है ना, जैसे कि हम कहीं पे जाते हैं तो हमारे पैरों के निशान बनते चले जाते। हम मिट्टी में या फिर रेत के ऊपर चलते हैं तो हमारा निशान, तो हम अपने पीछे कितने निशान छोड़ रहे हैं। और वो पर्सपेक्टिव होता है कार्बन का, कार्बन CO2 का, CO2 कि हम अपने पीछे, हम अपनी डेली लाइफ में हम एक दिन में कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। तो हम उसको धीरे धीरे, अगर कार्बन, उसी को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल आदमी एक दिन में कितना कार्बन उत्सर्जन करता है। ओके। उसी को अपने पीछे कितना कार्बन उत्सर्जन छोड़ता है, एज चाहे वो मतलब कितने भी चीजों को यूज करके हो, मशीनरी को यूज करके हो, चाहे वो सस्टेनेबल फूड या फिर अनसस्टेनेबल फूड को यूज करके हो, ये सब जो फुटप्रिंट वो छोड़ता अपने पीछे जा रहा है, उसी को हम कार्बन फुटप्रिंट का नाम देते हैं। ओके, ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। तो आगे चल के मैं पूछना चाहूँगा कि आपका फ्यूचर में किस तरीके का एक विजन है और आगे किन एरियाज में आप काम करना चाहते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो इंडिया है, या फिर इंडिया हमारा, युवाओं को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसी राष्ट्र के, कि जिस राष्ट्र में युवा ज़्यादा होते हैं उस राष्ट्र में डेवलपमेंट बहुत अधिक होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में ये चीज़ गलत साबित हो रही है। क्यों गलत साबित हो रही है? क्योंकि जो हमारा युवा है उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। युवा तो है हमारे पास, लेकिन हम उसे सही वे में नहीं लेके जा रहे हैं। हम उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा जो फ्यूचर में है कि मैं और काम करूं, ग्राउंड लेवल पे जाके काम करूं। एडवोकेसी करना बहुत ही आसान है, दूसरों के लिए दलील देना, इंटरनेशनल लेवल्स पे जाके दूसरों के लिए बोलना बहुत ही आसान है। आप बहुत सारे आंकड़े आप निकाल सकते हो इंटरनेट से और जाके बोल सकते हो कि यहाँ पे साइक्लोन आया तो यही स्थिति थी, यहाँ के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन जब वही चीज अपने ऊपर आएगी या फिर हम वहाँ रह के जब उस चीज को फील करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इमोशनल अटैचमेंट होगा उसके साथ कि नहीं, ये सही में हमें इसे करना चाहिए। तो मेरा है फ्यूचर में कि आगे मैं ग्राउंड से जुड़ के काम करूँ, जमीन से जुड़ा रहूँ और इस चीज को ग्लोबल लेवल तक लेके जाऊँ, इस समस्या को, और युवाओं को जागरूक करूँ, उन्हें एक रास्ता प्रदान करूँ कि वो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ से साथ मिलके, चाहे वो मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके, या फिर वो खुद एक स्टार्टअप या फिर खुद एक ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करके किस तरीके से वो सोशल वर्क या फिर वो इन्वायरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। ऑलराइट, ग्रेट। एक और सवाल और पूछूंगा कि क्या आप बता सकते हैं आपकी अभी एज कितनी है? मेरी अभी एज है 23 इयर्स। ओके, तो 23 इयर्स में मैं अगर इंडिया की बात करूं, मैं खुद काफ़ी सारे यूथ से इंटरेक्ट करता हूं, तो उन्हें क्लैरिटी नहीं होती कि उन्हें करना क्या है, क्या करना चाहिए, और बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक है फॉर यूथ। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे तय करें कि क्या करना है
क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है काफ़ी सारे यूथ के साथ काम करके। अभी भी मैं ऑलमोस्ट एवरी डे इंटरेक्ट करता हूँ 1 घंटे के लिए ग्रुप ऑफ यूथ से, और वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने 4-4 साल से 10-10 साल तक कुछ ऐसे काम किए जो उन्हें नहीं करने हैं, और आज उन्हें गिल्टी फील हो रहा है कि हम आज भी किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जा पाए। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे तय करें, कैसे क्लैरिटी लाएं, फोकस कैसे लाएं? मेरा मानना है कि बदलाव लाने की कोई उम्र नहीं होती है। जी। और अगर आप एग्जाम्पल ले, मेरे एरिया में, जिस एरिया में मैं काम करता हूँ, जी। तो आप ग्रेटा थनबर्ग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 12 साल या 13 साल की उम्र में उन्होंने क्लाइमेट एडवोकेसी को अडॉप्ट किया। जी। आप लेसी प्रिया कांजूराम का एक ऑप्शन ले सकते हैं। 12 साल की इंडियन लड़की जो यूनाइटेड नेशन में गरज के साथ कहती है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फ्यूचर। जो देश के कंट्रीज के नेता होते हैं उनको कहती है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फ्यूचर, और मैं करना चाहती हूँ लोगों के लिए। वो खुद क्लाइमेट एक्टिविज्म और क्लाइमेट एक्टिविस्ट और क्लाइमेट एडवोकेसी को बढ़ावा देती है। मेरा मानना है कि युवा जो होता है उसको पहले ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि मतलब वो उसके मन में क्या है, या फिर उसकी जो पर्सनल इच्छा है करने की वो क्या है। पहले तो उसे सेल्फ मतलब अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा, क्लियरेंस लाना पड़ेगा कि उसको करना क्या है, उसको जिंदगी में आगे फ्यूचर में पाना क्या है। उसको अपना फ्यूचर डार्क में देखना है या उसको अपना फ्यूचर ऐसा देना है कि जहाँ पे उजाला हो। उसको अपना फ्यूचर ऐसा देना है कि जहाँ पे वो दिन भर मास्क और दिन भर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमे, या उसे ऐसा फ्यूचर चाहिए कि वो आराम से अपने परिवार के साथ समय बिता सके। उसे ऐसा फ्यूचर चाहिए जहाँ पे वो लड़ाइयाँ लड़ते फिरे या जान बचाता फिरे, या फिर उसे ऐसा फ्यूचर चाहिए कि जहाँ पे वो सुकून के साथ अपने नीयत को पूरी करे। तो ये पहले उसे डिसाइड करना पड़ेगा, और वो डिसाइड वो खुद करेगा। ना उसे आप कह सकते हैं, ना उसे हम कर सकते हैं, ना वो कोई भी उसके माता पिता भी उसको डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम माता पिता जो होते हैं या फिर गुरु जो होता है वो एक रास्ता दिखाता है। जी। उस पे चलना शिष्य का काम होता है, उस पे चलना युवाओं का काम होता है। तो पहले हमें अपने अंतर मन में सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, हमारी जरूरत क्या है, हम अपने फ्यूचर को किस तरीके से देखना चाहते हैं। अपराधी होता है, दास ने एक बच्चे से बात किया, वो बाल सुधार गृह में वो पढ़ा था। वो काफी गिल्टी फील कर रहा था। आपने गिल्टी की बात की तो वो रो रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा काम करूं, मेरा फ्यूचर खराब हो गया। तो अभी अब हम बचपन से सुनते आते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि मतलब अब तो पछताने से कुछ नहीं होगा। तो पछताने के पहले क्यों ना हम अपने आप को सतर्क कर लें। जी। हम अपने आप को देख लें, हम सोचें एक बार। दास कभी कभी बैठता है, मैं कभी कभी बैठता हूँ तो मतलब सोचता हूँ कि अगर ये काम करूँगा तो इसमें भलाई और बुराई क्या होगी, क्या ये मेरे हित में होगा, या फिर ये मतलब मेरे इसका मतलब मैं 10 सालों का एक वो लेके चलता हूँ दिमाग में। 10 सालों तक इसका फ्यूचर देखता हूँ कि अगर मैं इस जॉब को ज्वाइन करता हूँ तो क्या मैं 10 सालों तक सस्टेन कर सकता हूँ, या फिर मेरे से ज्यादा मेरे को कोई नहीं जानता है। जी। 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 मैं खुद अपने आप को जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कितना नंबर ला सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है। मैं जानता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूंगा या नहीं जानूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, या मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। तो मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे करना क्या है। मुझे सही रास्ते पे चलना है, या फिर मुझे उन संगति में जाना है जहाँ पे बहुत ही मतलब अंधकार है। जैसा कि वो आध्यात्मिक रूप से देखे तो गुरु हमेशा यही सिखाता है कि आपको तय करना है कि आपको कौन सी रास्ते चुनने हैं। आपको फूल वाले रास्ते चुनने हैं या फिर आपको तलवार वाले रास्ते चुनने हैं। तो मेरा मानना यही है कि युवाओं को पहले खुद अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने लाइफ को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइफ मिलती है जी। जीवन को जीने के लिए, एक ही मानव शरीर मिलती है। आध्यात्मिकता के हिसाब से देखें तो 84 लाख योनियों में एक ही
कि 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद फिर जाके ह्यूमन की बॉडी मिलती है। तो कभी हम सोचते क्यों नहीं कि मतलब हमें इतनी अच्छी बॉडी मिली है, कल को हम कुत्ते बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, तब तो हम ये सब चीजें नहीं कर सकते ना। तब हम ये ये जो सुंदर संसार है इसको इस रूप में नहीं देख सकते। तब हम मतलब जो अपने आप को सुपीरियर बोलते हैं वो हम नहीं बन सकते। तो हमें खुद अपने आप को सोचना पड़ेगा कि हमें हमारे लिए अच्छा और गलत क्या है। नाइस। तो आई थिंक यहाँ से भी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको खुद डिसाइसिवनेस लानी पड़ेगी अपने अंदर, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि आप ही डिसाइड करेंगे। भले ही आपको 4 डायरेक्शन से अलग अलग चीज़ें सुनने को, पढ़ने को, जानने को मिल रही हो, सो यू हैव टू मेक द डिसीजन, एंड वंस यू हैव मेड द डिसीजन देन स्टार्ट टेकिंग द स्टेप्स टुवर्ड्स इट। भले ही आप सक्सेसफुल हो या फेल हो, वो एक एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए, और जो भी सक्सेस फेलियर होगा उसके बेसिस पर आप फर्दर एक्शन प्लान बना सकते हैं। सो दिस इज़ अ सिंपल मैसेज फ्रॉम अभिषेक जी। एंड शायद ये आखिरी सवाल होगा, इसके साथ हम इस वीडियो पॉडकास्ट को एंड करेंगे कि हाँ, मैंने सुना कि आप काफ़ी एक ऐसे एरिया से आते हैं, ऐसे इलाके से आते हैं जो कि बहुत छोटा सा इलाका है और बहुत ज़्यादा उस तरीके से विकसित भी नहीं है। तो मैं उस इलाके के बारे में भी जानना चाहूँगा, और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं, ये कहते हैं, ये बोलते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हाईलाइट इस चीज़ पर भी करेंगे कि जिस एरिया से आप आते हैं, और उसके साथ में मैं ये कनेक्ट करवाना चाहूँगा कि कैसे ये आपको ये ऑप्शन दिखाई कैसे दिए। मतलब अगर यूथ देखना चाहे कि भाई उन्हें भी इस तरीके की संस्थाओं को ज्वाइन करना है, तो कैसे, मतलब एरिया डजेंट मैटर, किस तरीके से ये ऑप्शंस देखे जा सकते हैं, तो इसके ऊपर जी। मैं जिस ज़िले से बिलोंग करता हूँ, जिस मतलब स्टेट से बिलोंग करता हूँ, उसे हम मतलब आजमगढ़ मेरा ज़िला है, जिसे मतलब विश्व पटल पे बहुत ही एक तरीके से दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि इतिहास काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। काफ़ी मतलब क्रिमिनल्स वहाँ से बिलोंग करते हैं, और वो एक मतलब अच्छे लोग भी वहाँ बिलोंग करते हैं, लेकिन अच्छाई बुराई कहीं ज़्यादा ही फैल जाती है अच्छाई के अपेक्षा। तो वही हुआ मतलब कि एक ऐसा जब भी मैं कहीं जाता हूँ, मैंने जब अपनी ऑफिस ज्वाइन की उड़ीसा में, तो मेरे सीनियर ने मुझे बोला कि तुमको जाके तो कुछ और करना चाहिए। अच्छा। तुम इस फील्ड में कहाँ से आ गए? तो मतलब वो मतलब एक भावना है कि स्टेट और मेरा जो जिला है वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है ऐसा कि आप वर्ल्ड लेवल पे काम करें, और लोग आपको डीमोटिवेट करने के लिए पड़े रहते हैं वहाँ पे। लोगों के पास खाली टाइम है आपको डीमोटिवेट करने का। आप अगर कोई अच्छी बातें कह रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन उसमें आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर। तो ऐसे जिले से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करके इस पोजीशन पे मैं आया। और चाहे वो गुरु का साथ हो, चाहे वो मतलब मेरे शुरुआती दिनों के जो भी टीचर्स रहे हों, और चाहे वो माता पिता का सहयोग हो, चाहे वो मेरे भाई मेंटोर हैं जो उनका सहयोग हो, मतलब कि वो किसी रूप में सहयोग था। और मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने मतलब होता है ना कि मतलब उस गंदगी से निकलने का प्रयास किया। आजमगढ़ हमेशा दूसरे चीज़ों के लिए ही फेमस था, क्रिमिनल के लिए फेमस था, या फिर इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए फेमस था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे हम ऐसी चीज़ों में फेमस करें जहाँ इसे सम्मान मिले, जहाँ पे मतलब लोग गर्व से बोले कि मतलब वो फला जो अच्छे कार्य को अंजाम दे रहा है वो आजमगढ़ से बिलोंग करता है। हमारे यहाँ से ही मतलब अच्छे लोग हैं जो मतलब प्रेसिडेंट ओबामा के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो पीएमओ ऑफिस तक काम करते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो हम शबाना आजमी का एग्जाम्पल ले लें, वो भी दासके जिले से बिलोंग करती है। और चाहे वो कैफी आजमी, उनके फादर, इनकी शायरियों पे रिसर्च होते हैं। चाहे वो मतलब हम देखें तो दुर्वासा ऋषि, वही दास के जिलों से ही बिलोंग करते हैं। चाहे देखें तो मतलब हमारे यहाँ हरियोध सिंह उपाध्याय,
एनसीईआरटी की किताबों में उनकी पोएम्स पढ़ाई जाती हैं। तो हमारे पास ब्लैक पॉटरी हमारे यहाँ का सबसे फेमस चीज़ है, जो विदेशों में काफ़ी फेमस है। हमारे यहाँ के छन्नू लाल मिश्र जो एक वादक थे, तबला वादक, जो मतलब आज विश्व पटल पे फेमस है। तो हमारे यहाँ फेमस हस्तियाँ भी हैं, राहुल सांस्कृतायन, तो मतलब जिनको मतलब जिन्होंने मतलब पूरे इस विश्व को घूमा और उसे अपनी दृष्टि से देखा, और अपनी दृष्टि से जिस नज़र से जिन्होंने जिस चीज़ को देखा उन्होंने साहित्य में उस तरीके से उस चीज़ को उतारा, और आज उनकी थेसिस पे, उनकी साहित्य पे रिसर्च हो रहे हैं, लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ ये भी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं वही होता है कि मतलब सफ़ेद कपड़े में थोड़ी सी दाग लग जाती है ना, तो वो सफ़ेद कपड़े में वो दाग सबसे ज़्यादा पता चलती है। वो सफ़ेद रंग नहीं दिखता है, वो दाग दिखती है। तो मैं चाहता हूँ कि उस दाग को मिटाया जाए और अपने ज़िले को, अपने स्टेट को एक इस लेवल पे ले जाया जाए कि जहाँ पहले जो हमारी जो संस्कृति आ रही है, जो राहुल सांस्कृतायन की विरासत, जो मतलब वो हमारे पूर्वजों की विरासत है, उसे हम कंजर्व करें और उसे हम मतलब विश्व पटल पे एक नया रूप दें। और जैसे कि आपने बात की कि युवा कैसे जुड़े, इसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम अभिषेक मणि। मैं लिंक्डइन पे हमेशा अवेलेबल हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, मतलब आप मुझे कहीं भी फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, वहाँ से मुझे रीच कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूनाइटेड नेशंस के वेरियस प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर प्रोग्राम हो, जिसमें आपको पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप पढ़ाई करते वक्त आप यूनाइटेड नेशंस के लिए काम कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टाफ पोजीशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चेंज मेकर पोजीशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, जिस फील्ड की पढ़ाई की हो, आप उस फील्ड में आप योगदान यूनाइटेड नेशन में कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके यूनाइटेड नेशंस के बारे में खोज सकते हैं। और वो लाइनें की मतलब जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मतलब कि मतलब जिन्होंने खोजा उन्हीं ने ही इस चीज़ को पाया है। तो मतलब हमें वो अपने अंदर एक चाह लानी पड़ेगी खोजने की, सर्च करने की, क्योंकि सर्च इंजन गूगल हर एक चीज़ दे देता है। तो हम उस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और फिर हमें मतलब वो अपने आप को एक पॉजिटिव सर्च करना पड़ेगा। चाहे वो मतलब हमें यूनाइटेड नेशन की चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट कैसे बने। हम ऐसे ही मुंह सर्च कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट से बोल के, इन्वायरमेंटल लॉ या इन्वायरमेंटल साइंस से हम जॉब कैसे पाए, हम उसको भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आती है जहाँ पे युवा हमारा जा सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो किस तरीके से प्राप्त कर सकता है। तो वो चीज़ों को वो सर्च करे और वो भीड़ को छोड़ के कुछ नए रास्ते बनाने की, क्योंकि जो नए रास्ते बनाते हैं उन्हीं का कहीं ना कहीं मतलब नाम होता है। जो भीड़ में चलते जाते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं, दब जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं। क्या बात है। तो मैं बेशक ये कहूँगा कि आजमगढ़ में बेसिकली ये एक अभिषेक मणि जी वहाँ के एक जेम है। तो जिस तरीके से ये जो है एक वो जो काला दाग है उसको क्लीन करने की तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भी बोलना चाहूँगा, और साथ साथ में मैं भविष्य के लिए, आगे के लिए जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और बिल्कुल मैं ये चाहूँगा कि भविष्य में भी हम इसी प्रकार से और डीप डाइव करें कुछ डिस्कशंस की, कुछ इश्यूज़ की, कुछ कामों की, जिससे कि हमारे जो यूथ हैं उनको प्रेरणा मिले और वो भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। और जितनी भी चीज़ों का जिक्र हुआ है हम कोशिश करेंगे सभी के जो लिंक्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे कि आपको ईजिली एक्सेस मिल जाए। और बहुत ही बड़ी बात है कि सीधा अभिषेक जी कह रहे हैं कि यू कैन डायरेक्टली यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू हिम। तो मैं ज़रूर अपील करूँगा कि आप एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपको कुछ अगर रिक्वायरमेंट है तो अभिषेक जी हैं, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हमारी तरफ से भी कोई सपोर्ट रहा सो वी कैन ऑल्सो सपोर्ट यू। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी फॉर योर टाइम एंड फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन। थैंक यू।